हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन बैच 2.0 में। आज हमारा स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 16 रहने वाला है। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे ओलंपिक्स, जिसमें कि समर और विंटर दोनों कवर करेंगे। 90% वेटेज समर ओलंपिक का रहता है। विंटर ओलंपिक में एक तो इंडिया बहुत कम पार्टिसिपेट करती है या ना के बराबर करती है, तो हमारे पेपर में भी सवाल बहुत ही कम बनते हैं। विंटर ओलंपिक भी कवर कर लेंगे, साथ में पैरालंपिक गेम्स भी कवर करेंगे। इसमें हम कॉमनवेल्थ गेम भी कवर करेंगे और एशियन गेम्स भी कवर कर लेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका इस लेक्चर में एक बहुत बड़ा जो आपके एग्जाम में वेटेज रहता है वो कवर होने वाला है। और अगर आपने एडीक्यूटी का कोई भी 2025 का एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी को पता है कि ओलंपिक से इस बार कितने सवाल पूछे गए हैं। अगर उस चीज़ को देखते हुए ये लेक्चर कितना इम्पोर्टेंट है इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप रिपीटर्स हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ओलंपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। अगर हम स्पोर्ट्स कैटेगरी में देखते हैं, स्टैटिक जीके में अगर सबसे ज़्यादा सवाल बने हैं, एक तो फॉक एंड फेस्टिवल से बने हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स से बने हैं। और अगर हम स्पोर्ट्स में देखते हैं तो ओलंपिक से सबसे ज़्यादा सवाल बने हैं। तो इस लेक्चर को अच्छे से करना। इस लेक्चर की आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी वो हम लेक्चर के एंड में डिस्कशन करेंगे। लेक्चर दोनों हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको कराने वाला हूँ। और कम्प्लीटली ये लेक्चर जो बेस्ड है एडीक्यूटी पैटर्न पर बेस्ड है। हर एक एग्ज़ाम जो 2025 में एडीक्यूटी ने कराया था उसको डेप्थ में एनालिसिस करके ये आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम यहाँ पर लेक्चर शुरू कर लेते हैं। हम यहाँ पर अपनी शुरुआत करेंगे ओलंपिक गेम्स से। अगर हम ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं तो इनको ऑर्गेनाइज कराने का काम कौन करता है? तो इनको ऑर्गेनाइज कराती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ध्यान रखना, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी चाहे आपके समर ओलंपिक हो, समर ओलंपिक, ये समर ओलंपिक को भी ऑर्गेनाइज कराती है, ये विंटर ओलंपिक को भी ऑर्गेनाइज कराती है। विंटर ओलंपिक्स, पता है एक बार पेपर में सवाल पूछा गया था कि दो ओलंपिक के बीच में कितना गैप होता है। ऑप्शन में था 2, 4, 6 और 8। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन में था। अब आप क्या बताओगे? आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक कितने सालों बाद होता है तो आप बताओगे कि 4 साल बाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओलंपिक जो होता है वो 2 साल बाद होता है। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि समर ओलंपिक कितने सालों बाद होता है तो समर ओलंपिक की हम बात करते हैं तो हर 4 साल बाद होता है। विंटर ओलंपिक हर 4 साल बाद होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 2 साल का है तो दोनों ओलंपिक। पेपर में ये नहीं पूछा था कि समर ओलंपिक में कितना गैप है, विंटर ओलंपिक में कितना गैप है। अच्छा, अगर आपको ये भी नहीं पता कि इनमें कितना गैप होता है तो ध्यान रखना, समर ओलंपिक के बाद एक समर ओलंपिक अब हुआ तो नेक्स्ट समर ओलंपिक 4 साल बाद होगा। विंटर ओलंपिक अगर अब हुआ तो ये नेक्स्ट 4 साल बाद होगा। इनमें जो जनरल गैप होता है वो 4 साल का होता है। लेकिन अगर पेपर में ये पूछा जाए कि ओलंपिक में कितना गैप होता है तो भाई है भी तो, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, है तो ओलंपिक, तो 2 साल का गैप होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये पेपर में आपसे पूछा गया था। देखो, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक ये ऑर्गेनाइज कराता है। एक होता है यूथ ओलंपिक, यूथ ओलंपिक को भी यही ऑर्गेनाइज कराता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर ओलंपिक की बात करते हैं तो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फाउंडेशन रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? ये नाम ध्यान रखना, पियरे दी कोबर्तीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाता है। पता है इसमें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनने के पीछे 2 लोगों का हाथ था। एक तो ये पियरे दी कोबर्तीन और एक थे आपके ये डेमेट्रियस बिकेलास। ठीक है, ये दोनों इंसानों ने मिलके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक नींव रखी थी, आप इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं डेमेट्रियस। कौन बनते हैं यहाँ पर? फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर हमारा हेडक्वार्टर पूछा जाए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो हेडक्वार्टर ध्यान रखना, लोसेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। अच्छा, अभी अगर इसकी करंट प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है, अगर इसके करंट प्रेसिडेंट अभी अध्यक्ष कौन है, ठीक है, अभी अगर ये पूछा जाए कि करंट प्रेसिडेंट कौन है, ये पेपर में पूछा जाए तो बताओ कौन है। ठीक है, पूछा जा सकता है करंट में। और इनके पीछे तो एक और रीजन है, क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। और इनके पीछे एक और रीजन है कि ये पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहली वुमेन है, फर्स्ट वुमेन है ये। और फर्स्ट वुमेन के साथ एक और इनके साथ टाइटल जोड़ता है, एक तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, साथ में ये पहली अफ्रीकन भी हैं जो प्रेसिडेंट बनी है, जो इस पोजीशन को होल्ड करती हैं। तो आप लिख सकते हो
फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन, और फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन नहीं है, फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन ही है ये, मेल फीमेल में पहली बार ये बनी है। ठीक है, तो आप कैसे लिखो, फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू होल्ड दिस पोजीशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनका नाम याद रखना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो क्या है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है उसके सेशंस होते हैं। अभी ये जो लास्ट वाला सेशन हुआ है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन हुआ है और ये सेशन है 141 ये हमारा सेशन है। और ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना, क्योंकि ये सेशन मुंबई में हुआ है, मतलब ये सेशन इंडिया में हुआ है, इसलिए हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये सेशन कब हुआ है, 2023 में ये सेशन हुआ है। ठीक है, ये लास्ट सेशन नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट सेशन इंडिया में हुआ है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये इंडिया में अगर हम बात की जाए तो 40 सालों बाद हुआ है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंडिया ने जो IOC सेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन जो अभी तक अपने यहाँ पर जो कराया है, अभी तक होस्ट जो किया है वो 2 बार किया है इंडिया ने। एक बार तो ये 2023 में इंडिया ने होस्ट किया है, इससे पहले इंडिया ने जो सेशन होस्ट किया था वो 1983 में किया था। तो देखो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, और ये सेशन हुआ था न्यू दिल्ली में, तो ये सेशन के बारे में भी ध्यान रखना। ठीक है, 1983 में किया था, उसके 40 सालों बाद ये दूसरा सेशन होस्ट किया है इंडिया ने। अभी अगर हम इसके आउटकम की बात करते हैं कि ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हुआ, इसमें आप सभी को पता है जो 2028 में भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो अपकमिंग है वो कहाँ होने वाला है। देखो अभी लास्ट टाइम जो समर ओलंपिक अपने लिए अपना 95% जो पढ़ेंगे ना, ध्यान रखना हम समर ओलंपिक पढ़ने वाले हैं, हमारे लिए समर ओलंपिक इंपॉर्टेंट है, विंटर ओलंपिक ना के बराबर इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम विंटर ओलंपिक बताऊंगा तब बताऊंगा कि क्यों विंटर ओलंपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2024 का जो समर ओलंपिक हुआ था उसके बाद 4 साल बाद होगा, यानी कि 2028 में अब समर ओलंपिक वापस से होने वाला है। अब ये जो IOC सेशन हुआ मुंबई में, इसका जो आउटकम आता है वो ये आता है कि भैया जो T20 फॉर्मेट में हमारा T20 जो क्रिकेट है, बेसिकली क्रिकेट को इंक्लूड किया जा रहा है ओलंपिक में, और ये 2028 में आपको T20 क्रिकेट भी देखने को मिलेगा ओलंपिक में। और ऐसा नहीं है कि ये ओलंपिक में पहली बार इंक्लूड हो रहा है, ये दोबारा से वापस आ रहा है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम जो क्रिकेट खेला गया था ना वो 1900 में क्रिकेट खेला गया था, और ये 1900 में जब इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, अभी इस पर भी आऊँगा। इंडिया ने, अगर आपसे ओलंपिक की बात करते हैं तो इंडिया ने पहली बार 1900 में और पार्टिसिपेट किया था। अभी इस बारे में पढ़ेंगे, अभी वो मत लिखो, लेकिन हाँ इतना ये जो मैंने आपको बताया है ये लिख लो। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे अगर हम करंट अफेयर के पर्पज़ से बात करें ना, तो एक चीज़ और याद रखना, अभी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ना उसने नए गेम्स अनाउंस किए हैं, किस नाम से, ओलंपिक स्पोर्ट्स के नाम से, ओलंपिक स्पोर्ट्स के नाम से इन्होंने एक न्यू गेम अनाउंस किए हैं जो कि 2027 में होंगे। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है, ये करंट अफेयर के टॉपिक है, लेकिन मैंने यहाँ पे करा दिया। ठीक है, ये रियाद में होने वाले हैं, सऊदी अरेबिया में होने वाले हैं, ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी प्राप्त की। ठीक है, अभी हम ओलंपिक पढ़ेंगे तो उसको जो ऑर्गेनाइज कराने का काम कर रहा है वहाँ से भी पेपर में सवाल बनते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारा फर्स्ट डोपिंग कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी 1999 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मंथ याद मत रखना लेकिन ईयर याद रखना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कन्वेंड द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डोपिंग इन स्पोर्ट्स इन स्विट्जरलैंड, फरवरी 1999 में IOC ने स्विट्जरलैंड में खेल में डोपिंग पर पहला विश्व सम्मेलन आयोजित किया। डोपिंग समझते हो, डोपिंग का मतलब है कोई ड्रग्स लेके, कोई ऐसी इलीगल दवा लेके अपनी एनर्जी को बूस्ट कराए। अब एक इंसान नॉर्मली नेचुरली खेल रहा है, एक इंसान ड्रग्स लेके या कुछ ऐसा करके जिससे कि उसकी एनर्जी बूस्ट हो खेल रहा है, तो ये एक तरह से गेम जो है वो एक वन साइडेड हो जाएगा ना, नेचुरल गेम नहीं रहेगा। तो ये इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जस्ट वेट अ सेकेंड, पेज
हम वापस चलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस के बारे में आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और इस कॉन्फ्रेंस का जो आउटकम है, ये कॉन्फ्रेंस जन्म देती है, पता है किसको? बाडा को। अपने बाडा के बारे में पढ़ा होगा। बाडा होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसी कॉन्फ्रेंस में बोला गया था कि हम एक ऐसी एजेंसी बनाएंगे जो इस पे काम करेगी। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कब बनी? तो ध्यान रखना, ये फरवरी में ये कॉन्फ्रेंस होती है और ये नवंबर 1999 में ये कॉन्फ्रेंस बनती है, ये एजेंसी बनती है, ये ध्यान रखना। अच्छा, बाडा का अगर आपसे हेडक्वार्टर हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा देख ही लेते हैं। अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? ठीक है, बस इतना याद रखोगे तो चलेगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर बात करते हैं ओलंपिक लोगो के बारे में। आपको जो ओलंपिक का लोगो है उसमें ये 5 रिंग देखने को मिलेंगे और ये 5 रिंग अलग अलग कलर की हैं और अलग अलग कलर की हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट को यहाँ पर दर्शाती हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे सबसे पहले है यहाँ पर ब्लू रिंग। अगर हम ब्लू रिंग की बात करते हैं तो ये यूरोप को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? यूरोप को दर्शाती है। उसके बाद में है आपका यहाँ पर येलो रिंग। अगर हम येलो रिंग की बात करते हैं तो येलो रिंग एशिया को दर्शाता है। उसके बाद हम ब्लैक रिंग की बात करते हैं तो ब्लैक रिंग अफ्रीका को दर्शाता है। उसके बाद अगर हम ग्रीन रिंग की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया को, और अगर हम रेड की बात करते हैं तो ये अमेरिका को यहाँ पर दर्शाता है। अब देखो, इनको याद करना बहुत आसान है। ब्लैक, अफ्रीका में ब्लैक लोग ज़्यादा होते हैं, उनकी स्किन ब्लैक ज़्यादा होती है, तो आप इसे आराम से याद कर सकते हो। अमेरिका से सबको डर लगता है, अमेरिका इज अ सिंबल ऑफ रेड, डर, डेंजर, डेंजर का सिंबल होता है रेड, तो इस तरह से आप यहाँ पे याद कर सकते हो। और अगर आप यूरोप देखोगे तो बहुत हरा भरा और बहुत आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा यूरोप देख के। यूरोप, जब यूरोप में कुछ कंट्रीज़ को देख के, तो ब्लू एक गुड सिंबल होता है, तो ब्लू एक इन्वायरमेंट को अच्छा दिखाता है। उस तरह से थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रख सकते हो। अपना इंडिया एशिया में आता है और इंडिया का कलर येलो है, तो इस तरह से डायरेक्ट याद कर लो। एक ही कलर बचा ग्रीन, जो कि किसका होगा? ऑस्ट्रेलिया का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इन सभी कलर्स को याद कर सकते हो। ठीक है, ये याद करना ज़रूरी है, कौन सा रिंग कलर किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, टोटल कितनी रिंग होती हैं, ये पेपर में पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, ओलंपिक जब शुरू किया गया था तो ओलंपिक का मोटो क्या था? ओलंपिक का आज जो मोटो है वो सेम है। मोटो क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में ये मोटो पूछा जाता है। तो इसका मोटो है साइटस, एलटीएस और फोर्टियस। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब होता है, साइटियस का मतलब, देखो एलटीएस का मतलब आपको ऐसे याद कर सकते हो यहाँ पर कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऊंचा होता है तो हायर, इस तरह से याद कर लो। फोर्ट, जो फोर्ट होते हैं, किले होते हैं, वो मजबूत होते हैं, तो फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। और साइटियस का मतलब होता है फास्टर। अपनी साइटियस, आप साइकिल को फास्ट चला रहे हो, या सिटी में आज लोग फास्ट चलते हैं, सिटी में लोग भाग दौड़ दे रहती है, इस तरह से को रिलेट करके याद कर सकते हो। तो किसी भी वर्ड की मीनिंग पूछे आप बड़े आराम से यहाँ पर बता दोगे। ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? पेपर में अगर ये पूछा जाए तो ओलंपिक डे भी ध्यान रखना। तो ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। और ओलंपिक कितनी सालों बाद होता है? हर 4 साल बाद होता है। लेकिन अगर देखो, पेपर में 2 तरह से आएगा, आपसे पूछेगा कि समर ओलंपिक कितने साल बाद होता है, तो आपका आंसर होगा 4 साल बाद होता है। लेकिन पेपर में आएगा ओलंपिक कितने साल बाद होता है, तो ओलंपिक 2 साल बाद होता है। जैसे देखो, 2022 में विंटर ओलंपिक हुआ था, 2024 में समर ओलंपिक हुआ, तो ये 4 साल बाद विंटर ओलंपिक फिर से होगा 2026 में, और ये 4 साल बाद समर ओलंपिक फिर से होगा 2028 में। ठीक है, तो वैसे तो अगर विंटर ओलंपिक देखा जाए तो 4 साल बाद ही हुआ है, समर ओलंपिक 4 साल बाद ही हुआ है, लेकिन ओलंपिक आपके 2-2 साल बाद हो रहे हैं। उसमें ये तो पूछा नहीं है कि विंटर है या समर है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब थोड़ा सा ओलंपिक हिस्ट्री के बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखो, अगर हम ओलंपिक हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो पहला ओलंपिक, समर ओलंपिक की बात करें, सबसे पहले समर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो ये 1896 में हुआ था। एथेंस ग्रीस में ये खेला गया था। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वहीं पर अगर हम पहले विंटर ओलंपिक की बात करते हैं, शीतकालीन ओलंपिक की बात करते हैं, तो ये 1924 में हुआ था। चैमोनिक्स
फ्रांस में ये हुआ था। अभी यहाँ पर इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये पहली बार हुआ था। अभी हम इंडिया का पार्टिसिपेशन भी देखेंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर आगे देखते हैं तो ये यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, 1916, 1940, 1940, ये 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, इसे रफ कर देते हैं। मतलब बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि 1916, 1940 और 1944 इस यहाँ पर आपका कोई भी ओलंपिक नहीं हुआ। जो समर ओलंपिक होना था इन ईयर्स पे ओलंपिक नहीं हुआ। इसका वजह थी वॉर। आपको पता है आपका ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से यहाँ पर कोई भी आपका ओलंपिक नहीं होता है। ओलंपिक को कैंसिल कर दिया जाता है। तो पेपर में पूछा जाता है कि कौन कौन सा ईयर में ओलंपिक नहीं हुआ है। तो 1916 में, 1940 में, 1944 में वर्ल्ड वॉर की वजह से यहाँ पर ओलंपिक नहीं होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1916, 1940, 1944 कैंसिल्ड ओलंपिक, ये भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना। और अभी देखो 2016 में 31वां समर ओलंपिक हुआ है। ये हुआ था ब्राज़ील में, ठीक है। और ये 24th ओलंपिक है जो कि 2022 में हुआ है, ठीक है, बीजिंग चाइना में। ये बस इतना याद रख लेना। अभी हम इनके बारे में, सबके बारे में डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। अभी देखो आपसे पूछा जाए कि अपकमिंग कब होने वाला है, तो अपकमिंग अगर हम समर ओलंपिक की बात करते हैं तो ये लॉस एंजलस यूएसए में होगा, ठीक है। कब होगा? लॉस एंजलस यूएसए में होगा। और ऐसा माना जा रहा था कि कबड्डी इसमें इंक्लूड होगा, तो कबड्डी मेरे भाई इंक्लूड नहीं किया गया है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर जो 2028 में जो आपका ओलंपिक होना है वो ध्यान रखना। 2028 में जैसे कबड्डी तो इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन 5 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो क्रिकेट को इंक्लूड किया है, एक स्क्वैश को इंक्लूड किया है, एक फ्लैग फुटबॉल को इंक्लूड किया है, एक लैक्रोस को यहाँ पर इंक्लूड किया है। उसके बाद यहाँ पर एक आपका बेसबॉल यानी बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल आप बोल सकते हो, उसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, लैक्रोस और बेसबॉल फुटबॉल, ठीक है। और देखो ये तो हो गए 2028 के ओलंपिक। ये कहाँ पर 2028 के ओलंपिक जो कि कहाँ पे होने वाले हैं? लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 2032 के ओलंपिक के बारे में, तो 2032 के ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कहाँ पर होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ये ध्यान रखना। तो अभी देखो 2024 तो अभी मैं डेप्थ में आपको पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। लेकिन हम बात करें 2028 के लॉस एंजलिस में होने वाले हैं और 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। ये अपकमिंग होस्ट कंट्रीज हैं। यहाँ पर पेपर में आपसे सवाल बनता है। अब जैसे देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, वैसे ही जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक को मैनेज करती है। इंडिया में भी एक है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अब ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या करती है? ये इंडिया में जो कुछ स्पोर्ट्स होते हैं उनको मैनेज करती है, साथ में अपने ओलंपिक के लिए जो एथलीट होते हैं उनको तैयार करती है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको, उनका सिलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। तो आपसे ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, जो कि 1927 में बनी थी, ये ध्यान रखना। अगर आपसे इसका मेन पर्पज़ पूछा जाए, ठीक है, कि मेन पर्पज़ क्या है, तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना कि सिलेक्शन करना है किसके लिए? ओलंपिक गेम्स के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, एशियन गेम्स के लिए, उनके लिए सिलेक्शन करता है ये प्लेयर्स का। उसके बाद एक इंडिया में होते हैं नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कराने का काम भी कौन करता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करती है। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ओलंपिक डेवलपमेंट इन इंडिया, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर और पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बात करें तो इसके फाउंडर थे सर दोराबजी टाटा। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि फाउंडर कौन थे, तो सर दोराबजी टाटा यहाँ पर फाउंडर थे। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। करंट प्रेसिडेंट की बात करी जाए कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा जी इसकी वर्तमान में यहाँ पर क्या है? अध्यक्ष हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
पीटी उषा के बारे में यहाँ पे ये भी याद रखना कि ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट है, इनसे पहले कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी है। तो ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि अभी करंट प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कौन है, पीटी उषा जी है। उसके बाद साथ में इनको बारे में ये भी ध्यान रखना कि ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। और उसके साथ में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा 2022 में, ठीक है। वो अब ये प्रेसिडेंट बनी है तो इनसे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। अभी इनके बारे में हम ओलंपिक में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या खेलती थी, सारी चीज़ें हम इन्हें पढ़ेंगे। ये इनका पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते थे। कोई कमेंट करके बताओ कि इनको पायोली एक्सप्रेस के नाम से ये क्यों जानती थी। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर इंडियाज गोल्ड मेडल इन ओलंपिक। देखो, अगर अभी तक देखा जाए भारत ने टोटल ओलंपिक में गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, तो अभी तक ओलंपिक में भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। 8 गोल्ड मेडल की बात करा जाए तो 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। और 10 गोल्ड मेडल की बात किया जाए तो 8 गोल्ड मेडल इंडिया ने हॉकी में जीते हैं और 2 गोल्ड मेडल इंडिया ने यहाँ पर इंडिविजुअल जीते हैं। अगर देखो 8 गोल्ड मेडल जो हमारी इंडिया ने जीते हैं हॉकी में, उसमें से 6 तो लगातार जीते थे। अब सोच सकते हो भारत का क्या डोमिनेंस रहा होगा हॉकी में। 1928 में ये शुरुआत होती है, 1928 में पहला गोल्ड मेडल, 1932 में दूसरा गोल्ड मेडल, 1936 में दूसरा गोल्ड मेडल, 1940 में आप सभी को पता है कि गेम्स हुए नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे जब हुए नहीं तो जीतता कहाँ से, ये भी नहीं हुआ। 1944 में तो ये दोनों साल हुए नहीं थे। फिर 1948 में होते हैं तो यहाँ भी गोल्ड मेडल, 1952 में होता है यहाँ भी गोल्ड मेडल, और 1956 में होता है यहाँ भी गोल्ड मेडल। फिर 1960 में इंडिया ने हॉकी में सिल्वर मेडल जीता था। और इंडिया का ये जो गोल्डन एरा था यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि यहाँ पर 1960 में सिल्वर मेडल जीतती है हॉकी टीम जो है, और पाकिस्तान से 1-0 से हार जाती है, ठीक है। तो वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, ये लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते थे इंडिया ने हॉकी में। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें टोटल गोल्ड मेडल कितना है इंडिया के पास, तो टोटल गोल्ड मेडल है इंडिया के पास यहाँ पर 10। और देखो हॉकी में ये लगातार 6 गोल्ड मेडल ये जीतता है। बाद बाकी अगर आपसे पूछा जाए तो 60 में हारता है, 1964 में फिर जीतता है, फिर उसके बाद 1980 में जीतता है। तो ये टोटल 8 गोल्ड मेडल है। और 2 गोल्ड मेडल अलग जीते हैं इंडिया ने। यहाँ पर क्या है, टीम स्वर्ण हॉकी 8 गोल्ड मेडल, ठीक है। अच्छा, ये सेम हिंदी में लिखा हुआ है। अदर हॉकी गोल्ड मेडल की बात किया जाए तो देखो, एक 1964 में जीतती है, 1964 में जो कि टोक्यो में होता है, और एक 1980 में जो कि मॉस्को में होता है। और उसके बाद जो 2 गोल्ड मेडल और जीते हैं भारत ने, एक अभिनव बिंद्रा ने जीता है, 2008 में हुआ था बीजिंग में। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में जीता था, और पहले इंडियन बने थे जिन्होंने इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीता था। देखो हॉकी क्या थी, हॉकी यहाँ पर एक टीम जीत रही थी, इंडिविजुअल अकेला इंसान कोई भी गोल्ड नहीं जीता था। तो अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे इंडिविजुअल बनते हैं जो कि यहाँ पर गोल्ड जीतते हैं। साथ ही में नीरज चोपड़ा जी यहाँ पर 2020 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतते हैं। और ये किस में जीतते हैं, एथलेटिक्स में। और एथलेटिक्स में जीतने वाले, एथलेटिक्स में जैसे स्पोर्ट्स आ जाते हैं, रनिंग वगैरह आ जाता है, जंपिंग वगैरह आ जाता है। देखो एथलेटिक्स में 3 स्पोर्ट्स आते हैं आपके, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन एथलेटिक्स में हमारे पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन बन जाते हैं, नीरज चोपड़ा जी बन जाते हैं, ठीक है। ये 2020 में टोक्यो में ओलंपिक जीतते हैं। तो अब आपको यहाँ पर इतना समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिया ने हॉकी में 8 गोल्ड जीते हैं और 2 इंडिविजुअल जीतते हैं। 2 इंडिविजुअल की बात की जाए तो एक यहाँ पर अभिनव बिंद्रा जी ने जीता है, अभिनव ने, ठीक है, इन्होंने जीता है, और एक नीरज जी ने जीता है, ठीक है। दोनों ने यहाँ पर गोल्ड जीते हैं। तो इंडिया के पास टोटल अभी तक ओलंपिक में कितने गोल्ड हैं, तो आपको पता होना चाहिए, टोटल गोल्ड हैं 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं होस्टिंग रिकॉर्ड के बारे में, तो अभी तक अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो होस्ट किया है ना, वो यूएसए ने किया है। 8 टाइम्स अमेरिका ने होस्ट किया है, इंडिया ने तो एक बार नहीं किया। 8 टाइम्स यूएसए ने इस गेम को होस्ट किया है। और अगर सिटी देखी जाए, शहरों ने, तो शहरों ने देखो 3-3 बार यहाँ पे होस्ट किया हुआ है। लंदन ने 3 बार किया हुआ है, पेरिस ने 3 बार किया हुआ है, लॉस एंजलिस ने 3 बार किया हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसी के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इंडियाज ओलंपिक माइलस्टोन के बारे में। हाँ, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखो इंडिया का पहली बार अगर पार्टिसिपेशन देखा जाए
तो 1900 में इंडिया पार्टिसिपेट करता और 1900 के जो गेम्स हो रहे थे वो पेरिस फ्रांस में हो रहे थे। अब इंडिया से कौन यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, तो एक पर्सन थे यहाँ पर नॉर्मन प्रितचर्ड। नॉर्मन प्रितचर्ड, ये इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन ये एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन कौन थे? ये एंग्लो इंडियन थे। अब यहाँ पर नॉर्मन प्रितचर्ड क्या करते हैं, यूरोप जाते हैं अपनी छुट्टियाँ मनाने। बेसिकली बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये वहाँ पर अपना हॉलीडे मनाने गए थे, और जब वहाँ पर ये अपना हॉलीडे मनाने गए, और ऐसा नहीं है ये एथलीट्स थे, ऐसे नहीं कि कोई भी जाके ओलंपिक में मेडल ले आएगा उस वक्त भी, ठीक है, ये एथलीट थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर पार्टिसिपेशन करने जाऊँगा। एथलीट थे लेकिन ये जब जाते हैं तो ये पार्टिसिपेशन लेते हैं कि चलो यार ओलंपिक हो रहा है तो मैं भी पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये पहली बार पार्टिसिपेट करते हैं, और ना ये फर्स्ट इंडियन बनते हैं। पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई एशियन पार्टिसिपेट कर रहा था। फर्स्ट टाइम एनी एशियन नेशन पार्टिसिपेशन, एशियन नेशन पार्टिसिपेशन, किसी एशियन नेशन का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा पहली बार, ठीक है। अब ये ना सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं मेरे भाई, 2 सिल्वर मेडल भी लेके आते हैं, 2 सिल्वर मेडल भी लेके आते हैं। और 2 सिल्वर मेडल तो साथ में लाते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि 2 सिल्वर मेडल किस में थे, तो एक तो 200 मीटर की स्प्रिंट थी, उसमें थे, स्प्रिंट में थे, और एक आपका 200 मीटर हर्डल्स, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं और 2 मेडल यहाँ पर जीतते हैं। उस वक्त इंडिया की रैंक ओवरऑल मेडल टैली में पता क्या थी? 19 थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आपको थोड़ा सा लगेगा कि इंडिया की रैंक 19 उसके बाद कभी नहीं आई मेडल टैली में। मतलब 1900 में पहली बार भारत पार्टिसिपेट करता है, 19th रैंक आती है। 1900 में क्या 19th रैंक आई, आप ऐसे याद कर सकते हो। और ये भारत की अभी तक की बेस्ट एवर रैंक है, बेस्ट एवर रैंक। अभी तक भारत ने चाहे कितने भी एथलीट भेज दिए हों, अभी तक भारत की रैंक 19 नहीं आई है, इससे ज़्यादा ही रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पहली बार भारत ने पूरी तरह से प्रिपेयर होकर अपनी टीम को भेजा, तो वो 1920 में भेजता है भारत। ये 1920 के एंटवर्प बेल्जियम में हुए थे। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। 6 एथलीट को यहाँ पर भेजा गया था। अगर हम यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे देखो यहाँ पर इंडिविजुअल सिल्वर की बात करते हैं कि पहली बार भारत में इंडिविजुअल सिल्वर कब आया, ठीक है। तो इंडिविजुअल सिल्वर अगर ओलंपिक में देखने को मिला तो 2004 में मिलता है। ये एथेंस ग्रीस में यहाँ पर ओलंपिक होते हैं, और एथलीट होते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। और ये पहली बार क्या जीतते हैं, यहाँ पर सिल्वर ओलंपिक मेडल जीतते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और ये कौन होते हैं, ये यहाँ पर शूटिंग में जीता जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल ब्रॉन्ज के बारे में, तो ये आता है 2012 में। गगन नारंग यहाँ पर जीतते हैं, किस में? शूटिंग में, ठीक है। और ये कहाँ होता है? लंदन यूके में होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा हॉकी के बारे में बात करें, वैसे हम हॉकी के बारे में बात कर चुके हैं। भारत ने पहली बार हॉकी में डेब्यूट किया, कब किया? 1908 में करता है हॉकी में। उसके बाद इंडिया का अगर हम देखा जाए कि इंडिया इंडिपेंडेंस गोल्ड कब आया, देखो इससे पहले 1948 से पहले तो हम एज अ ब्रिटिश इंडिया खेलने जाते थे ना, इंडिया खेलने नहीं जाते। तो इंडिपेंडेंट इंडिया कब खेलने गया था? 1948 में। तो हॉकी में अगर एज अ इंडिपेंडेंट इंडिया गोल्ड पूछा जाए तो पहला गोल्ड आता है 1948 में। ब्रिटिश इंडिया ने जीता था पहला गोल्ड 1928 में, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला गोल्ड आया था वो आया था 1948 में। तो ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। अभी तक 6 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, वो हम देख चुके हैं, ठीक है। लगातार जीते थे, कब कब जीते, चलो रिवाइज करते हैं। 1928 में जीते, फिर 1932 में जीते, 1936 में जीते, 1940 में कोई यहाँ पर ओलंपिक नहीं हुआ, 1944 में कोई ओलंपिक नहीं हुआ, तो 1948 में जीते, 1952 में जीते,
1956 में जीते। और 1960 में यहाँ पर हम गोल्ड मेडल हार गए थे, यहाँ पर सिल्वर जीते थे। और ये भी लिख लेना, ये किससे हारे थे हम? पाकिस्तान से हारे थे। यहाँ पर पाकिस्तान क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आती है? आई होप समझ में आती होगी। इसी के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखी हुई है। ठीक है, कुछ इसमें खास यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा हम 1 बाई 1 ओलंपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहे हैं ओलंपिक, इस बार देखो जो पुराने ओलंपिक हैं वहाँ से काफ़ी सवाल पूछे हैं। और सवाल उन्हीं ओलंपिक से पूछे गए हैं। मैंने एक चीज़ देखा, जहाँ पर कोई फर्स्ट वुमेन है या फर्स्ट गोल्ड मेडल है, फर्स्ट सिल्वर मेडल है, फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल है, तो थोड़ा सा आसान होगा याद करने में। हम 1 बाई 1 याद करेंगे। फिर 2020 के ओलंपिक को, 2024 के ओलंपिक को हम डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे ज़्यादा सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 1900 के पेरिस ओलंपिक को। ठीक है, तो आप सभी को पता है, अभी मैं बता के आया हूँ कि इंडिया ने पहली बार 1900 पेरिस ओलंपिक में, पेरिस का मतलब है होस्ट सिटी है यहाँ पर पेरिस। पेरिस कहाँ पर है मुझे बताओ? ठीक है, तो आप बोलोगे भैया पेरिस कहाँ पर है? ठीक है, पेरिस है फ्रांस में। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मन पित्जर्ड पहले सिंगल रिप्रेजेंटेटिव थे, पेरिस फ्रांस में हुआ था। 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर हर्डल्स में इन्होंने जीता। इंडिया पहला अपना ओलंपिक मेडल जीतता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आती है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर बढ़ते हैं 1928 की तरफ, एम्स्टर्डम ओलंपिक। एम्स्टर्डम ये है नीदरलैंड में। नीदरलैंड भी होस्ट कर चुका है, लेकिन अभी तक इंडिया की हिम्मत नहीं हुई है कि ओलंपिक होस्ट करा सके। ठीक है, इंडिया को भी ओलंपिक होस्ट कराना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 1928 ओलंपिक के बारे में, तो आप सभी को पता है 1928 में ही हॉकी में इंडिया पहली बार अपना गोल्ड मेडल जीतता है। 1928 में क्या है, इंडिया अपना पहली बार हॉकी में गोल्ड कप जीतता है। और इस पूरे टूर्नामेंट में 5 मैच हुए थे। एक सेकेंड, हमने कहीं लिखा है कि हाँ देखो, ये टूर्नामेंट टॉप स्कोरर देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद जी ध्यान रहे थे। अगर आपको ढंग से नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेजर ध्यानचंद। इन्होंने टोटल गोल्स 14 गोल किए थे। कितने गोल किए थे? ये टॉप स्कोरर रहे थे तो पेपर में पूछा था। 14 गोल किए थे 5 मैचेस में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इंडिया ने फाइनल में नीदरलैंड को 3-0 से हराया था। ठीक है, तो बहुत बुरी हार बोल सकते हो आप इसको, 3-0 से हराया था यहाँ पर। और इंडिया ने गोल्ड मेडल पहली बार जीता था। इंडिया ने तो गोल्ड मेडल जीता ही था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहला एशियन जिन्होंने एशियन कंट्री जिसने गोल्ड मेडल जीता है, तो वो भी इंडिया ही था। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, फर्स्ट गोल्ड मेडल won बाई एनी एशियन कंट्री या एशियन नेशन। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। हाँ देखो, पहली बार गोल्ड मेडल जीता है तो यहाँ पर इंडिया का कप्तान पूछा जा सकता है कि इंडिया हॉकी टीम का कप्तान कौन था। तो अगर हम कैप्टन की बात करते हैं कि कप्तान कौन था यहाँ पर, तो कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। मेजर ध्यानचंद जी नहीं थे, ये चीज़ ध्यान रखना। जयपाल सिंह मुंडा यहाँ पर इसके कैप्टन थे। ठीक है, और मे बी 22 कैप्टन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन देखो चलो ठीक है, 22 कैप्टन भी मैं करा देता हूँ। 22 कैप्टन का नाम था ब्रूमे पिनिंगर करके कुछ नाम था। ठीक है, ये 22 कैप्टन थे और फाइनल मैच में ये अवेलेबल नहीं थे। अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे 1928 मैच के बारे में पढ़ोगे, तो फाइनल मैच में जयपाल सिंह मुंडा अवेलेबल नहीं थे, तो यही कैप्टन रहे थे। तो क्या पता इनका नाम पूछ लिया जाए, इसलिए कर लिया। बाद बाकी का आप याद करना चाहो कर सकते हो, वरना थोड़ा रिस्क लेके छोड़ भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1948 लंदन ओलंपिक के बारे में, तो 1948 लंदन ओलंपिक, अगर देखो पहली बार ध्यान रखना कि फर्स्ट पार्टिसिपेशन था हमारा एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, क्योंकि इससे पहले एज अ ब्रिटिश इंडिया पार्टिसिपेशन होता था। और जब देखोगे 1948 लंदन ओलंपिक को, तो पहली बार ओलंपिक में भारत का तिरंगा लहराया गया था। वो इमोशनल मोमेंट होगा। भारत का पहली बार नेशनल एंथम बजाया गया था।
अब इंडिया इतनी टाइम से पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन 1948 में जब पहली बार एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, एज ए इंडिपेंडेंट इंडिया पार्टिसिपेट होता है, तो पहली बार भारत का जो ट्राई कलर है, जो आज वाला झंडा है, वो लहराया गया। पहली बार यहाँ पर एंथम को बजाया गया था, एंथम चलाया गया था हमारे भारत का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1948 लंदन, लंदन कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में है। लंदन यहाँ पर होस्ट करता है ओलंपिक को, ठीक है। और पहली बार एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री यहाँ पर फर्स्ट पार्टिसिपेशन एज इंडिपेंडेंट नेशन। और हॉकी टीम यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर मतलब हॉकी में इंडिया का इतना ज़्यादा दबदबा था कि हम बता नहीं सकते आपको। यहाँ पर 4-0 से जीतती है, और किसको हराती है? ग्रेट ब्रिटेन को हराती है, जिन्होंने इतने टाइम राज किया, उस कंट्री को हराती है। और एक वो आपको अलग लेवल का सेटिस्फिकेशन देगा आपको। यहाँ पर अगर हम कैप्टन देखा जाए, यहाँ पर कैप्टन थे किशन लाल जी, किशन लाल यहाँ पर कैप्टन थे। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक के बारे में बात करते हैं। तो 1952 हेलसिंकी ओलंपिक के बारे में अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पर पहला इंडिविजुअल मेडल आया था, जो कि केडी जादव जी ने जीता था। अगर ऐसा नहीं है, पहली मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ केडी जादव। तो केडी जादव यहाँ पर पहला इंडिविजुअल मेडल था, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल किसका? इंडिपेंडेंट इंडिया का, स्वतंत्र भारत का। स्वतंत्र भारत कहने में ज़्यादा फीलिंग आती है ना। इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला इंडिविजुअल मेडल 1952 में केडी जादव जी द्वारा जीता गया था। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये कौन है? रेसलिंग में इन्होंने जीता था। और कौन सा मेडल जीता था अगर पेपर में पूछा जाए तो? ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये जो 1952 हेलसिंकी का ओलंपिक था, इसमें टोटल इंडिया 2 ओलंपिक जीतता है। एक तो ये केडी जादव जी जीतते हैं, ठीक है, केडी जादव जीतते हैं। और एक हॉकी में गोल्ड मेडल आता है। तो एक ब्रॉन्ज आता है और एक आपका ब्रॉन्ज आता है और एक गोल्ड आता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ें नेक्स्ट ओलंपिक की तरफ। नेक्स्ट ओलंपिक है हमारा 1960 रोम ओलंपिक। अगर हम 1960 रोम ओलंपिक की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर ये पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिल्खा सिंह की जो रेस है, इन्होंने 400 मीटर जीते थे। और ये ब्रॉन्ज मेडल 400 मीटर में इन्होंने रेस लगाई थी, और इनकी 4th रैंक आई थी। ब्रॉन्ज मेडल जीतने से थोड़ा सा ही ये दूर रह गए थे, ठीक है। इन्होंने 400 मीटर जो रिकॉर्ड बनाया था ना, वो 45.6 सेकंड में मिल्खा सिंह ने ये रेस लगाई थी, ठीक है। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने, अगर देखो 3rd रैंक आ जाती इनकी, तो ये ब्रॉन्ज जीत जाते। आप मुझे बता सकते हो कि ये ब्रॉन्ज मेडल लेने से कितने सेकंड कम रह गया था? तो ये 0.1 सेकंड से रह गए थे, वरना ये ब्रॉन्ज मेडल जीत जाते। समझ रहे हो 0.1 सेकंड की वैल्यू? और आप पूरे दिन के कई घंटे रील और शॉर्ट्स देखने में बिगाड़ देते हो, आप उसकी वैल्यू नहीं समझते। ये 0.1 सेकंड से रह गए थे, वरना इनके नाम एक ब्रॉन्ज मेडल हो जाता। 400 मीटर की रेस थी, 1960 का रोम में, इटली में होने वाला वो ओलंपिक था, ठीक है। तो अब जब इतने से इंसान हारता है ना, देखा होगा आपने को बहुत सारे बच्चे 0.1 से लेके कोई 0 पॉइंट मार्क्स रहता है। तो भाई इतनी मेहनत कर लो, पेपर में इतना स्कोर आ जाए कि कट ऑफ से आप बहुत आगे हों, ठीक है। तो बस मेहनत करना है, और अपने आप को जितना पुश कर सकते हो उतना अपने आप को पुश करना है। हमारा शरीर को जितना हम उसे तपाएंगे, उतना तपने के लिए तैयार है। बस हमारे ऊपर है कि हम कितना तप सकते हैं। हमारा दिमाग में जितना चाहो उतना स्टोर कर सकते हो। ऐसा कोई जीबी नहीं है कि 10 GB ही डेटा आएगा, 20 GB ही आएगा। इतना है कि बस आप डालते जाओ, जितना आप दे सकते हो दिमाग को उतना दे दो। बस आपके अंदर पावर होनी चाहिए देने की, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिखा भी हुआ है, इन्होंने जो ये 400 मीटर रेस करी थी वो 45.6 सेकंड में किया था। सेट इंडियन रिकॉर्ड, जो कि एक
रिकॉर्ड रहता है वो काफ़ी सालों तक आने वाले तक एक इस सेकंड में इंडिया से कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। और ये कितने सेकंड से रहे थे, पेपर में मे बी ये ना पूछा जाए, लेकिन पूछा भी जा सकता है कि कितने सेकंड से रहे थे। 0.1 सेकंड से रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर 1960 में जो लगातार इंडिया हॉकी में जीत रहा था, वहीं पर 1960 में जैसे मैंने बताया इंडिया हार जाता है। ठीक है, 1-0 से हारता है, और किससे हार जाता है, पाकिस्तान से हारता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे ओलंपिक में एक ही मेडल आया था जो कि सिल्वर था, और ये सिल्वर मेडल किस में आया था, हॉकी में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1964 टोक्यो के। अगर यहाँ पर देखते हैं 1964 ऑफिशियल स्टेटस अचीव्ड, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, देखो बस इतना ध्यान रखो ये 1964 टोक्यो ओलंपिक के बारे में, कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि वॉलीबॉल कब इंक्लूड किया गया, तो वॉलीबॉल जो इंक्लूड किया गया था पहली बार 1964 टोक्यो ओलंपिक में वॉलीबॉल को इंक्लूड किया गया था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, और ये 1964 में टोक्यो में हुआ था। टोक्यो कहाँ पर है, ऑब्वियस है जापान में है। तो पहली बार ओलंपिक एशिया में हुआ था। जापान कंट्री कहाँ पर है, एशिया में। तो आप ये भी ध्यान रखना, टोक्यो जापान में ये हुआ था, और जापान अपना पहला एशियन कंट्री बनता है जो ओलंपिक को होस्ट करता है। तो आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, द फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स वर हेल्ड इन एशिया। पहली बार जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, एशिया में हुए थे। और आप सभी को पता है हॉकी में यहाँ पर गोल्ड जीता जाता है 1964 में। फिर उसके बाद 1980 में जीता जाता है। उसके बाद इंडिया कभी गोल्ड हॉकी में नहीं जीता है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट मैच में क्या हुआ था जो 1960 वाला, वहाँ पर पाकिस्तान ने हमें हराया था, यहाँ पर पाकिस्तान को हमने हराया था। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ओलंपिक की तरफ। 1984 का जो ओलंपिक हुआ था लॉस एंजलिस में हुआ था, यूएसए ने इसको होस्ट किया था। अब यहाँ पर जो हमारा करंट प्रेसिडेंट है ना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, मिसेज पीटी ऊषा जी, यहाँ पे ध्यान रखना है इनके बारे में। ये सिक्योर्ड फोर्थ रैंक इन्होंने किया था 400 हर्डल्स के फाइनल में। ये ब्रॉन्ज मेडल से रह गई थी, ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाई थी, जैसे मिल्खा सिंह नहीं जीत पाए थे। अब पेपर में ये पूछा जाता है कि ये जो ब्रॉन्ज मेडल से रही थी वो कितने टाइम से रही थी। ये जब हम छोटे थे ना, जब से ये पढ़ते हुए आए हैं पीटी उषा के बारे में, ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से से 1/100 सेकंड से ये रही थी। 1 सेकंड होता है, उसके 100वें हिस्से से ये रह गई थी, वरना इनके पास एक ब्रॉन्ज मेडल होता, वरना इंडिया के पास एक ब्रॉन्ज मेडल होता। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना पीटी उषा के बारे में। अगर हम इनके बारे में यहाँ पे बात करें तो ये पहली द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द फाइनल जो ओलंपिक एथलीट इवेंट होते हैं, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द फाइनल ऑफ एन ओलंपिक एथलीट इवेंट। हिंदी में आप लिख सकते हो ये पहली भारतीय महिला बनती हैं जो ओलंपिक एथलीट इवेंट में के फाइनल में पहुंचती हैं। ठीक है, तो पीटी उषा के बारे में यहाँ पर आप लोग ये याद रखना। एग्जैक्ट टाइम मार्जिन कितना था, 1/100 ऑफ द सेकेंड से ये रह जाती हैं। इनका जो ब्रॉन्ज मेडल जीत रहता है इस टाइमिंग से यहाँ पे रह जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 19 इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री। देखो ये हेडिंग मत डालो, ठीक है, यहाँ पर आप डालो 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स। 1992 में बार्सिलोना में यहाँ पर ओलंपिक हुए थे। बार्सिलोना आपका स्पेन में है। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं किसके बारे में, यहाँ पर लिएंडर पेस के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना ये 1992 में पहली बार अपना डेब्यू करते हैं कौन, लिएंडर
लिएंडर पेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1992 में पहली बार ये डेब्यू करते हैं ओलंपिक गेम में, अगर आपको पेपर में पूछा जाए। और किस में करते हैं, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, डबल टेनिस में करते हैं, टेनिस में, डबल टेनिस में ये करते हैं। और ये 1992 में तो कोई मेडल नहीं जीत पाते हैं। लिएंडर पेस मेड हिज डेब्यूट इन डबल टेनिस, ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना 1992 में ये डेब्यू करते हैं, लेकिन ये जो जीतते हैं 1996 में, उसके अगली बार जो नेक्स्ट ओलंपिक था उसमें ये ओलंपिक मेडल यहाँ पर जीतते हैं। ठीक है। फॉलोइंग हिज डेब्यूट ही वॉन द इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन टेनिस। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल होता है, इंडिया का पहला जो टेनिस में मेडल जीता जाता है वो ये लिएंडर पेस के द्वारा ही जीता जाता है, ये ध्यान रखना। और ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर 2020 सिडनी ओलंपिक के बारे में। तो अगर हम 2000 सिडनी में जो हुआ था, सिडनी कहाँ पर है बताओ, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पर इंडिया एक ही ब्रॉन्ज मेडल जीतता है। और किस में जीतता है ब्रॉन्ज मेडल, एक ही ब्रॉन्ज मेडल जीता जाता है। और ये पहली बार हुआ था जब कर्णम मल्लेश्वरी ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं। इंडिया की पहली इंडिविजुअल वुमेन मेडलिस्ट बनती हैं कर्णम मल्लेश्वरी। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि इंडिया की पहली महिला जिसने ओलंपिक में मेडल जीता, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड की बात नहीं कर रहे, जिसने ओलंपिक में मेडल जीता, तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए वेट लिफ्टिंग का। और वेट लिफ्टिंग में अगर आपसे कैटेगरी पूछे, हमने लिखा है क्या, नहीं, तो ध्यान रखना 69 किलोग्राम में जीता था। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछेगा तो कैटेगरी पूछ लेगा। तो 69 किलोग्राम में इन्होंने जीता था। और आपको इनके बारे में क्या पता होना चाहिए, ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने, पहली वुमेन बनती हैं ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया का सिर्फ एक ही ब्रॉन्ज मेडल आ रहा था, और वो भी किस में आया था, वेट लिफ्टिंग में आया था। और अगर हम बात करें 2000 वो टाइम था, मे बी ये सवाल आपसे कभी पूछा जा सकता है, माइकल फिलिप्स के बारे में पढ़ा होगा आपने। ये यहाँ पर पहला डेब्यू करते हैं। और ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं बेसिकली। 15 साल के थे, एज इनकी कितनी थी, 15 एज थी जब ये डेब्यू करते हैं। और भाई साहब तब से लेके अब तक इन्होंने जो तबाही मचाई है ना ओलंपिक में, अभी तक 28 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। जब मैं आपको बुक्स एंड ऑथर में भी पढ़ा रहा था तब मैंने इनके बारे में बताया था। 28 गोल्ड नहीं, 28 टोटल मेडल जीत चुके हैं। तो 28 टोटल मेडल में से ये 23 गोल्ड जीता है इन्होंने अभी तक, और 3 सिल्वर जीता है, बचा कितना, 2 ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, तो ये टोटल इतने मेडल जीत चुके हैं। और भाई साहब इनसे अभी किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने हाल ही में एक सवाल पूछा था कि आपके पास टोटल मेडल कितने हैं, तो बोलते हैं कि 23। तो न्यूज़ रिपोर्टर बोलती है नहीं यार आपके पास तो 28 है। तो बोलता है कि मैं काउंट सिर्फ उनको करता हूँ जो मेरे गोल्ड हैं, क्योंकि ये जो 5 मेडल है ना, यहाँ पर कुछ लोग मुझसे ज़्यादा प्रिपेयर होके आए थे, मैं यहाँ पर प्रिपेयर ही नहीं था। और मैं उनको गिनता ही नहीं जब जहाँ पर मुझसे ज़्यादा कोई प्रिपेयर होके आए। भाई ये बंदा हर दिन ट्रेनिंग करता है, बोलता किसी एक दिन भी ऐसा नहीं है जब मैंने स्किप किया हो। तो आप किसी के आसपास लेके आ रहे हो ना मार्क्स, तो समझ जाओ कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हो। आप उसे 10 नंबर 15 नंबर जब कट ऑफ से ज़्यादा लेके आ रहे हो, कट ऑफ जाती है 110 120 पे, अगर आपके पेपर की सपोज आप MTS की तैयारी कर रहे हो, तो आपके 10-15 नंबर ज़्यादा आने चाहिए। आप जितने भी आपके साथ के लोग हैं, आप उन सब से ज़्यादा प्रिपेयर होने चाहिए, तब जाके आज आपको, जैसे इसको ओलंपिक मेडल जीते हैं इन्होंने, वैसे ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। अपने यहाँ अब आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब लेना उतना ही हार्ड है जितना ओलंपिक में गोल्ड जीतना। समझ गए, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे 2008 बीजिंग ओलंपिक की। तो देखो 2008 में आप सभी को पता है अभिनव बिंद्रा पहला इंडिविजुअल गोल्ड लेके आए थे भारत के लिए। किस में लेके आए थे, अगर ये पेपर में पूछा जाए तो 10 मीटर एयर राइफल में, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विजेंद्र सिंह की, अगर हम विजेंद्र सिंह की बात करें, इंडिया इस वक्त 3 मेडल जीता था।
एक यहाँ पर गोल्ड जीता था और 2 ब्रॉन्ज जीता था। तो एक गोल्ड तो यहाँ पर अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा लेके आया गया, एक यहाँ पर विजेंद्र सिंह गोल्ड लेके आए थे। फर्स्ट ओलंपिक बॉक्सिंग मेडल, बॉक्सिंग में आने वाला पहला मेडल था जो कि ब्रॉन्ज था। अब इन्होंने किसको हराया था? कार्लोस गंगोरा को हराया था जो कि इक्वाडोर के हैं। अभी इनका एडीक्यूटी ने पेपर में पूछा कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखना ये कलवास ब्लेज है, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। स्टेट दिया था, गांव तो नहीं पूछा था, स्टेट दिया था कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना। और इनको पद्म श्री भी मिल चुका है, पद्म श्री, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है पद्म श्री भी मिल चुका है 2010 में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो एक ये अभिनव बिंद्रा जी लेके आए थे, ये एक विजेंद्र सिंह ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, और एक जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे यहाँ पर सुशील कुमार लेके आए थे। सुशील कुमार ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे, ये रेसलिंग में लेके आए थे। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 2008 का बीजिंग ओलंपिक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो साइना नेहवाल है, इनकी जो 18 साल की उम्र में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यंग बैडमिंटन स्टार। ठीक है, ये क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची थी, ब्रॉन्ज मेडल नहीं लेके आ पाई। ठीक है, और ये किस में थी? वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में थी। ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बार साइना नेहवाल ने कब पार्टिसिपेट किया था? 2008 बीजिंग ओलंपिक में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2012 के लंदन ओलंपिक्स, 2012 लंदन ओलंपिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो पेपर में इस बार एडीक्यूटी ने ये पूछा था कि 2012 में कितने गुना यहाँ पर ओलंपिक जीते थे। तो देखो, 2008 बीजिंग में इंडिया ने टोटल 3 मेडल जीते थे, वहीं पर 2012 में इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते थे, मतलब डबल मेडल जीते थे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, 2012 में इंडिया ने जीते थे 6 मेडल। 6 मेडल में इंडिया के पास 2 सिल्वर थे, और बात की जाए तो 4 ब्रॉन्ज थे। 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, 2012 लंदन ओलंपिक्स, पहली बार ऐसा हुआ था जब से ओलंपिक शुरू हुए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन फीमेल एथलीट वॉन 2 ओलंपिक मेडल। बेसिकली यहाँ पर 2 फीमेल थी जिन्होंने यहाँ पर सिंगल जो ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। एक यहाँ पर साइना नेहवाल ने जीता था और एक यहाँ पर मैरी कॉम ने जीता था, ध्यान रखना। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता था, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, अभी मैरी कॉम कुछ महीने पहले इंटरनेट की सुर्खियों में रही थी, ट्रोल किया गया उनको काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, उस चीज़ पर नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि पहली बार अब मैरी कॉम न्यूज़ में नहीं है, पेपर में सवाल बन सकता है। तो मैरी कॉम यहाँ पर पहला जो ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं वो कब जीतती हैं? 2012 में जीतती हैं, और साइना नेहवाल 2012 में जीतती हैं बैडमिंटन में। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें सिल्वर मेडलिस्ट की, तो ये विजय कुमार जीतते हैं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। ठीक है, और यहाँ पर इसके कंपटीटर की बात करते हैं तो ल्यूरियस पूपो को ये हराते हैं, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखना। मतलब ल्यूरियस पूपो इन्हें फाइनल में हराता है, सॉरी, ल्यूरियस पूपो इन्हें फाइनल में हराता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर गोल्ड मेडल नहीं जीत पाते हैं। और देखो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 6 मेडल जीतता है इंडिया, मैं यहाँ पर समराइज कर देता हूँ। 2 सिल्वर जीतता है, और यहाँ पर एक सेकेंड, 4 ब्रॉन्ज जीतता है। तो पहले हम ब्रॉन्ज देख लेते हैं। 2 हमने देख लिए, एक यहाँ पर साइना नेहवाल बैडमिंटन में, ठीक है, अभी पीछे देख के आए हैं। एक मैरी कॉम बॉक्सिंग में, मैरी कॉम। और अगर हम और ब्रॉन्ज मेडल की बात करते हैं तो एक जीतते हैं गगन नारंग। और गगन नारंग की अगर हम बात करते हैं तो गगन नारंग जीतते हैं यहाँ पर शूटिंग में। और एक यहाँ पर जीतते हैं योगेश्वर दत्त। अगर हम योगेश्वर दत्त की बात करते हैं तो योगेश्वर दत्त जीतते हैं रेसलिंग में ब्रॉन्ज। ठीक है, 2 जो सिल्वर जीते गए, तो एक जैसे मैंने बताया एक विजय कुमार के द्वारा जीता जाता है शूटिंग में, और एक जो सिल्वर जीता जाता है वो सुशील कुमार के द्वारा जीता जाता है रेसलिंग में। सुशील कुमार
सुशील कुमार। और ये जो सुशील कुमार जीतते हैं ये रेसलिंग में जीतते हैं। किस में जीतते हैं? रेसलिंग में। तो ये टोटल 6 मेडल आए थे, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसी के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2000 से 16 का रियो ओलंपिक। अगर हम 2000 रियो ओलंपिक की बात करें तो ये ब्राज़ील कंट्री है, उसने होस्ट किया था, रियो शहर है वहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, पहली वुमेन रेसलर जो यहाँ पर मेडल जीतती हैं वो है साक्षी मलिक। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए फर्स्ट वुमेन जो यहाँ पर रेसलिंग में मेडल जीतती हैं तो वो हैं साक्षी मलिक। 58 किलोग्राम कैटेगरी में ये मेडल जीतती हैं। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीवी सिंधु के बारे में, तो ये पहली भारतीय महिला बनती हैं, फर्स्ट इंडियन प्लेयर बनती हैं जो कि यहाँ पर सिल्वर मेडल जीतती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। इतिहास में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनती हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं, इंडिया पहली बार, यहाँ पर अगर गोल्फ की बात करी जाए तो इंडिया पहली बार गोल्फ खेलता है 2016 में। अगर इंडियन गोल्फ कब डेब्यू हुआ तो ध्यान रखना 2016 में। और कौन से इंडिया के कौन से प्लेयर थे जिन्होंने यहाँ पर डेब्यू करते हैं, तो उनका नाम है आदिति अशोक, वुमेन्स गोल्फ रिप्रेजेंटेटिव। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 2020 टोक्यो ओलंपिक की तरफ। अब देखो 2020, उसके बाद 2020, उसके बाद 2024, ये 2 ओलंपिक हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम डेप्थ में पढ़ेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट 2 एडिशंस हैं ओलंपिक गेम्स के। अगर हम 2020 टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो ये 2020 में ना होके 2021 में आयोजित कराए गए थे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये पहली बार था जब ओलंपिक डिले हुए थे। अभी तक डिले कभी नहीं हुए ओलंपिक। हाँ, कैंसिल हुए हैं, 1916 में कैंसिल हुए थे, 40 में हुए थे, 44 में हुए थे, लेकिन डिले कभी नहीं हुए थे। फर्स्ट टाइम ओलंपिक डिले होते हैं। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से यहाँ पर डिले होते हैं। अब हमारा मेन प्राइमरी फोकस है इंडिया की परफॉर्मेंस पर। इंडिया जो टोटल मेडल जीतता है वो 7 मेडल जीतता है, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल होता है, 2 सिल्वर होते हैं और 4 ब्रॉन्ज होते हैं। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंडिया का गोल्ड किसने जीता, सिल्वर किसने जीते, ब्रॉन्ज किसने जीते। मस्कट की बात करें तो मिराई तोबा इसका क्या था, यहाँ पर मस्कट था। थीम भी यहाँ पे थोड़ा याद रख लेना, कभी पेपर में पूछी जा सकती है। मूविंग फॉरवर्ड यूनाइटेड बाई इमोशंस, ये थोड़ा सा आप यहाँ पर थीम याद रख लेना। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर आगे देखते हैं तो देखो, यहाँ पर अगर हम गोल्ड मेडल की बात करें तो गोल्ड मेडल जीता गया था नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। और किस इवेंट में जीता था, ऑब्वियस है आप सभी को पता होगा। अगर हम देखें तो इन्होंने जैवलिन थ्रो में यहाँ पर जीता है। और देखो, इस बार एडीक्यूटी ने एक पूछा था कि जो गोल्ड मेडल होता है क्या वो गोल्ड से बना होता है, तो ऐसा नहीं है भाई। जो गोल्ड मेडल होता है वो ध्यान रखना 92.5% से लेके 95% सिल्वर से बना होता है। किससे बना होता है? यहाँ पर ये इतना सिल्वर से बना होता है और बाद बाकी का बचा हुआ गोल्ड की इसके ऊपर प्लेटिंग होती है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम गोल्ड देखते हैं तो नीरज चोपड़ा जी फर्स्ट एथलीट बनते हैं। पहले इंडिविजुअल अभिनव बिंद्रा जी थे, लेकिन एथलेटिक इस कैटेगरी में देखा जाए तो नीरज चोपड़ा जी पहला गोल्ड भारत लेके आते हैं। और इन्होंने कितने मीटर फेंका था भाला, ये भी आपसे पूछा जाता है। जो जैवलिन इन्होंने फेंका था तो 87.58 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, पेपर में ये भी पूछा जाता है। और ये दूसरे ऐसे इंडिविजुअल बनते हैं जो अभी तक ओलंपिक में गोल्ड लेके आते हैं। 2008 में अभिनव बिंद्रा, 2020 में आपके नीरज चोपड़ा। सिल्वर मेडल की बात करते हैं तो सिल्वर मेडल यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल जो सिल्वर मेडल हैं 2 आते हैं। एक यहाँ पर मीराबाई चानू यहाँ पर सिल्वर मेडल लेके आती हैं और एक आपके रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडल लेके आते हैं। तो भारत में कितने सिल्वर मेडल आते हैं? टोटल 4 सिल्वर मेडल आते हैं। यहाँ पर जो मीराबाई चानू हैं वो वेट लिफ्टिंग में लेके आती हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रवि कुमार दहिया तो ये रेसलिंग में लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसी के साथ ब्रॉन्ज मेडल की तरफ बढ़ते हैं। ब्रॉन्ज मेडल देखें तो एक पीवी सिंधु यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल लेके आती हैं। किसमें? बैडमिंटन में यहाँ पर लेके आती हैं। और देखो, ये
2020 में जो 2020 जो टोक्यो ओलंपिक था, इसमें जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, और 2016 में ये सिल्वर मेडल लेके आई थी। तो ये ऐसी पहली इंडियन वुमेन बनती हैं जो ओलंपिक में 2 मेडल लेके आती हैं, एक 2016 में, एक 2020 में। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लोबलिना बोर्गोहेन, ये भी बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेके आती हैं। उसके बाद बजरंग पूनिया, ये रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मेंस हॉकी टीम भी हमारी ब्रॉन्ज मेडल लेके आती है। ध्यान रखना 2020 में भी ब्रॉन्ज मेडल है, और 2024 अभी हम पढ़ेंगे उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2020 के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो यहाँ पर देखो भवानी देवी पहली इंडियन फेंसर बनती हैं जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करती हैं। तो फर्स्ट जो फेंसर हैं, इंडियन फेंसर हैं, वो कौन है? भवानी देवी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो मैंने आपको आदिति अशोक भी इसमें परफॉर्म करती हैं, और वो 4th रैंक रहती है इनकी गोल्फ में। आदिति अशोक मैंने किससे रिलेटेड पढ़ाई हैं? अभी आपको गोल्फ से रिलेटेड पढ़ाई हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये देखो वही है जो हमारा मेडल कंपोजिशन है। ठीक है, यहाँ पर ये गोल्ड मेडल कंपोजिशन लिखो, ऐसे गोल्ड मेडल कंपोजिशन। ये सिल्वर से बनता है। 92.5 से 95% किससे बना होता है? सिल्वर से बना होता है। बाद का जो उसकी प्योर गोल्ड की कोटिंग कर दी जाती है उस पर। लेकिन ये माना जाता है कि जो मस्ट कंटेन एटलीस्ट 6 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड, मतलब उसका जो बनता है उसमें 6 ग्राम जो प्लेटिंग होती है, वो 6 ग्राम गोल्ड से उसकी प्लेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हैं हमारे 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स। अब हम लेटेस्ट एडिशन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा 2024 का। ये पेरिस में हुआ था। सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, ये कौन सा एडिशन था? तो हमें एडिशन भी पता होना चाहिए। 33rd ये हमारा एडिशन था। और देखो पेरिस की अगर हम बात करते हैं तो पेरिस फ्रांस में है, और ये तीसरी बार इसे होस्ट करता है। सबसे पहले इंडिया ने सबसे पहला पार्टिसिपेशन कब किया था? 1900 में। तभी भी आपको पता है पेरिस ने ही इसको होस्ट किया था। फिर उसके बाद 1924 में पेरिस इसे होस्ट करता है। फिर उसके बाद 2024 में पेरिस इसे होस्ट करता है। 19 अब देखो 1900 इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेशन, बहुत आसान है याद करना, पेरिस में हुआ। 2024 बहुत आसान है, इससे 100 साल कम कर दो, 1924 आ जाएगा। ये बहुत आसान है। तो इस तरह से आप बड़े आराम से यहाँ पर याद कर सकते हो। टॉर्च बियरर की बात करते हैं तो अभिनव बिंद्रा इसमें टॉर्च बियरर रहते हैं। इसकी अगर हम थीम की बात करते हैं तो थीम गेम वाइड ओपन यहाँ पर इसकी थीम रहती है। और देखो अगर आपसे यहाँ पर फ्लैग बैरियर पूछा जाए, जब सेरेमनी ओपन होती है, जब ओपनिंग होती है तब फ्लैग बैरियर रहते हैं, और जब ओलंपिक ख़त्म होते हैं, क्लोजिंग सेरेमनी होती है, तब फ्लैग बैरियर रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पीवी सिंधु किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। अचंत शरत कमालिया किससे रिलेटेड है? टेबल टेनिस से। ये ओपनिंग सेरेमनी की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? ओपनिंग सेरेमनी में क्या रहते हैं? ये फ्लैग बैरियर रहते हैं। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना। क्लोजिंग सेरेमनी में कौन कौन रहता है? अगर हम क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो एक यहाँ पर रहते हैं मनप्रीत, नहीं रहते, एक सेकेंड, इसे काट के आप मनप्रीत को काट कर मनु भाकर कर दीजिए। कौन रहते हैं? मनु भाकर यहाँ पर रहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और PR श्रीजेश, ये 2 यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी में रहते हैं। क्लोजिंग सेरेमनी जो यहाँ पर 2024 की क्लोजिंग सेरेमनी होती है, उसमें फ्लैग बैरियर इंडिया की से पूछा जाए तो मनु भाकर और PR श्रीजेश। इसमें 2024 पेरिस ओलंपिक में इंडिया की अगर रैंक पूछी जाए तो यहाँ पर 71 इंडिया की रैंक रहती है। और अगर मेडल देखा जाए कि कितने मेडल इंडिया ने जीते, तो 6 मेडल इंडिया जीतता है। 1 सिल्वर होता है और यहाँ पर 5 आपके गोल्ड होते हैं। अब किसने सिल्वर जीता, किसने गोल्ड जीता, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो उसके बारे में अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा जी यहाँ पर एथलेटिक्स में बेसिकली जो जैवलिन में सिल्वर मेडल जीतते हैं, जिन्होंने 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में यहाँ पर मनु भाकर शूटिंग में वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं। तो 1 ब्रॉन्ज मेडल हमारा हो गया। टोटल हमने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो और अगर हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो मनु भाकर एक तो इंडिविजुअल जीतती हैं, और एक मनु भाकर यहाँ पर सरबजोत सिंह और मनु भाकर मिलके 2 मेडल जीतते हैं। और इसी के साथ जो मनु भाकर है ना, ध्यान रखना अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, मनु भाकर
मनु भाकर पहली इंडियन बन जाती हैं इंडिपेंडेंस से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। पहली ऐसी वुमेन की बात नहीं कर रहे हम, इंडियन की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मन प्रिटजर्ड ने 1900 में किया था, लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया था। तो अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ आफ्टर इंडिपेंडेंट पहली इंडियन बनती हैं जो सिंगल ओलंपिक एडिशन में, एक ही ओलंपिक एडिशन में 2 बार मेडल जीतती हैं, 2 मेडल जीतती हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हो फर्स्ट इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस इंडिपेंडेंस to win 2 medal in a single Olympic edition, in a single Olympic edition। तो मनु भाकर के बारे में आप लोग ये भी यहाँ पे याद रखना, एक मनु भाकर अकेले जीतती हैं और एक यहाँ पर सरबजोत सिंह के साथ शूटिंग में मिलके जीतती हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल था जिसमें ये ब्रॉन्ज जीतती हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये इन्हीं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद स्वप्नील कुसाले यहाँ पर शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं, इनके बारे में याद रखना। और स्वप्नील कुसाले, अच्छा ये देखो इन्हीं के बारे में दे रखा है यहाँ पे, ये ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं मेंस 10 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो देखो मेंस हॉकी टीम यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीतती है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। और अमन सहरावत यहाँ पर रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं। और इन्होंने जो अमन ने जीता था ना, वो 21 साल की उम्र में जीता था। तो इंडिया के पहले यंगेस्ट, अभी तक ओलंपिक में यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट बन जाते हैं अमन सहरावत। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो ये तो वो हो गए जो जिन्होंने मेडल जीते। अब यहाँ पर कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट ऐसे याद रखना। सबसे पहले देखो मनु भाकर के बारे में बता दिया, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल इन 1 ओलंपिक, एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला या पहला भारतीय कौन बनता है, तो वो बनती है मनु भाकर। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक शूटिंग मेडल, शूटिंग में मेडल ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन बनती है, मनु भाकर बनती हैं, ये बात भी आप याद रखना। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अमन सहरावत की, तो देखो ये अमन सहरावत रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं और जैसे मैंने बताया ये इंडिया के यंगेस्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल विनर बन जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और एक नाम आपको और पता होगा, वो होगा विनीश फोगाट का, विनीश फोगाट का, फोगाट। अगर हम विनीश फोगाट के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है ये फाइनल में पहुंचती हैं, रीच्ड टू द फाइनल, लेकिन ये डिसक्वालीफाई हो जाती हैं, डिसक्वालीफाई हो जाती हैं क्योंकि इनकी जो वेट कैटेगरी थी ना वो 50 किलोग्राम थी, और इनकी जो वेट कैटेगरी थी वो 50 किलोग्राम थी, और इनका जो वेट कैटेगरी से 100 ग्राम जो वेट है वो ज़्यादा था। मतलब अगर आप 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कर रहे हो पार्टिसिपेशन तो उतना ही आपका वेट होना चाहिए। तो ये फाइनल में जाके डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, जो कि अपने आप में बहुत शॉकिंग न्यूज़ था भारत के लिए। ठीक है, और यहाँ पर और इतना कुछ आपको याद नहीं रखना है। इसी के साथ जो आपका ओलंपिक था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब जैसे देखो ओलंपिक होता है वैसे ही आपका यहाँ पर समर यूथ ओलंपिक होता है, समर ओलंपिक एक होता है समर यूथ ओलंपिक। इसको भी जो गवर्निंग बॉडी होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी गवर्निंग बॉडी होती है। ये भी हर 4 साल बाद होता है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे समर यूथ ओलंपिक के बारे में। ठीक है, और अगर हम आगे देखते हैं इसके बारे में, समर यूथ ओलंपिक के बारे में, तो यहाँ पर इसमें अगर एज पूछी जाए कि जो एथलीट्स की एज होती है वो 15 से, अब यूथ है तो 15 से जो 18 साल के लोग होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। पहला एडिशन 2010 में सिंगापुर में हुआ था, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और अभी इसका जो लेटेस्ट एडिशन 2026 में होना है, जो कि कहाँ पर होगा, यहाँ पर ये होने वाला है डकार सेनेगल अफ्रीका में, ये यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, और डकार सेनेगल करके एक जगह है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पहला कोई ओलंपिक इवेंट होगा
आप इसे ऐसे लिखो, यहाँ पर अफ्रीका में पहला ओलंपिक आयोजन होगा। ठीक है, डकार सेनेगल में होने वाला है। और अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो अफ्रीका में होगा, और ये होगा फर्स्ट ओलंपिक इवेंट इन अफ्रीका। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये आप थोड़ा सा एक सेकेंड, सबसे पहले इंडिया में समर यूथ ओलंपिक में इंडियन किसने ओलंपिक मेडल जीता, तो वो नाम ध्यान रखना, जेरेमी लार लिनुगा इनका नाम है। ये इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीतते हैं किसमें, समर यूथ ओलंपिक में। ठीक है, और ये कब जीतते हैं, ये 2018 में जीतते हैं, जब ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में ये जीता जाता है 2018 में। ठीक है, तो बस हमें समर यूथ ओलंपिक के बारे में इतना ही पढ़ना है। अब हमारा यहाँ पर ओलंपिक हो गया, समर ओलंपिक हो गया, बेसिकली समर यूथ ओलंपिक हो गया। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं विंटर यूथ ओलंपिक के बारे में। इसमें ऐसा करते हैं, इसमें अभी हम स्पोर्ट्स का, अभी इस लेक्चर के बाद 2 पार्ट में हम स्पोर्ट्स कवर करेंगे। तो कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स हम उस लेक्चर में कर लेंगे। इसमें हम ओलंपिक पढ़ लेते हैं और पैरालंपिक देख लेते हैं। अभी ओलंपिक में थोड़ा सा मुझे आपको विंटर ओलंपिक के बारे में बताना है। विंटर ओलंपिक 1924 में इसका पहला एडिशन था विंटर ओलंपिक का। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। हर चार साल बाद विंटर ओलंपिक होता है, ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, इंडिया का पहला पार्टिसिपेशन देखें तो इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट करता है 1964 में। कब करता है इंडिया पहली बार पार्टिसिपेशन, 1964 में करता है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखा जाए, अभी इस बार पूछा था, एक रैंडम सवाल पूछ लिया था कि 2006 का जो विंटर ओलंपिक है वो कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो तुरिन इटली में हुआ था। तो जस्ट ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें कि 1964 में जब इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, तो इंडिया की तरफ से किस इंसान ने पार्टिसिपेट किया था, तो जेरेमी बुजाकोस्की करके एक यहाँ पर एथलीट थे, उन्होंने इंडिया की तरफ से एल्पाइन स्कीइंग एक स्पोर्ट्स होता है उसमें पार्टिसिपेट किया था। अब देखो, इंडिया से या तो कोई 1-2 पार्टिसिपेट करता है, या इंडिया से कोई विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करता है। विंटर ओलंपिक इसलिए पार्टिसिपेशन नहीं कर पाता है इंडिया, क्योंकि विंटर ओलंपिक ज़्यादातर जो रिलेटेड होते हैं वो आइस वगैरह पे यहाँ पर गेम खेले जाते हैं, और हमारे यहाँ इंडिया में वैसा इन्वायरमेंट नहीं है कि एथलीट यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो इसलिए इंडिया विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेशन इंडिया का ना के बराबर रहता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और देखें, फर्स्ट वुमेन पार्टिसिपेशन पूछा जाए अगर आपसे विंटर ओलंपिक में, तो ये शैलजा कुमार यहाँ पर फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है, किस इवेंट में, एल्पाइन स्काइंग में, 1988 कैलिगरी में ये ओलंपिक हुआ था। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लेटेस्ट एडिशन जो 2022 में हुआ है, इसमें आरिफ खान ने अल्पाइन स्कीइंग में ही पार्टिसिपेशन किया था। और विंटर ओलंपिक अगर नेक्स्ट देखा जाए तो 2026 अभी इटली में स्टार्ट होने वाले हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। 2030 के अगर विंटर ओलंपिक आपसे पूछा जाए तो फ्रांस में होंगे, और 2034 के विंटर ओलंपिक पूछा जाए तो यूएसए में होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे विंटर ओलंपिक के बारे में पता होना चाहिए। जैसे समर यूथ ओलंपिक होते हैं, वैसे ही विंटर यूथ ओलंपिक भी होते हैं। इसका जो पहला एडिशन हुआ था 2012 इंसबर्ग ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, हर 4 साल बाद ये भी होते हैं यूथ ओलंपिक, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। और अभी इसका जो 5th एडिशन होने वाला है वो इटली में होने वाला है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें विंटर ओलंपिक में एज सच आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्निंग बॉडी की बात करें तो इसका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी गवर्निंग बॉडी है, और ये 15 से 18 साल की एज वाले बच्चों के लिए होता है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं पैरालंपिक की तरफ। अब देखो, अगर हम पैरालंपिक की बात करते हैं, पैरालंपिक जो एक और कमेटी है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी IPC, आप लिख लो यहाँ पर इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वोन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके द्वारा जो पैरालंपिक गेम होते हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं।
तो पहला जो पैरालंपिक गेम हुआ था, ध्यान रखना, पहला हुआ था 1960 में रोम, इटली में। लेकिन इसमें इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया? तो इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है 1968 में। 1960 में पहली बार होता है, 1968 में तेल अवीव इजराइल में ये पहली बार इंडिया पार्टिसिपेट करता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। फर्स्ट इंडियन मेडलिस्ट की बात करें तो मुरलीकांत पेटकर यहाँ पर पहले इंडियन यहाँ पर पैरालंपिक मेडलिस्ट रहते हैं। 1972 में ये मेडल जीतते हैं, ठीक है। 68 में कोई भी मेडल नहीं आता है। स्विमिंग में जीतते हैं मेंस 50 मीटर फ्री स्टाइल में, और ये गोल्ड मेडल जीता जाता है। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अब जो 2024 के पैरालंपिक्स हुए हैं, जो कि लेटेस्ट एडिशन है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो टोटल मेडल जीते हैं 29। टोटल कितने मेडल जीते हैं? टोटल 29 यहाँ पर इंडिया ने मेडल जीते हैं। जिसमें कि इंडिया की रैंक की बात की जाए तो इंडिया की जो रैंक रही है वो 18th यहाँ पर इंडिया की रैंक रही है, जिसमें से कि 7 गोल्ड हैं, 4 नहीं है, ये 9 सिल्वर हैं और 13 यहाँ पर ब्रॉन्ज हैं। अगर आपसे पूछा जाए फ्लैग बैरियर ओपनिंग में कौन रहे, तो यहाँ पर रहते हैं भाग्यश्री जाधव और सुमित अंटिल। क्लोजिंग में प्रणव पाल और हरविंदर सिंह यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो जिन्होंने गोल्ड जीता है ना, उनके नाम थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। 7 जो गोल्ड आए हैं भारत में, देखो, एक अबनी लेखरा यहाँ पर गोल्ड जीती हैं शूटिंग में, वुमेन्स 10 मीटर एयर स्टैंडिंग SH1 में, ठीक है। ये भारत की पहली ऐसी महिला बनती हैं जो 2 गोल्ड मेडल जीतती हैं पैरालंपिक्स में। इन्होंने 2020 में भी गोल्ड मेडल जीता था, वो भी अबनी लेखरा के बारे में ध्यान रखना। नीतीश कुमार गोल्ड मेडल जीतते हैं बैडमिंटन में, मेंस सिंगल्स में यहाँ पर नीतीश कुमार के द्वारा जीता जाता है गोल्ड मेडल। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सुमित अंटिल की, तो सुमित अंटिल एथलेटिक्स में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतते हैं जेवलिन थ्रो में। उसके बाद हरविंदर सिंह की बात करें तो ये आर्करी में जीतते हैं। हरविंदर सिंह किस में जीतते हैं? आर्करी में जीतते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। ये सब वो पर्सन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2024 के पैरालंपिक गेम्स में। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं मेंस क्लब थ्रो, इसमें धर्मवीर नैन जीतते हैं, जो कि क्लब थ्रो किस में आता है? एथलेटिक में आता है, तो इन्होंने जीता है। प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है और यहाँ पर नवदीप सिंह ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। ये भी जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है। और ये नवदीप सिंह किस डिपार्टमेंट से हैं बताओ? तो ये है आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो ये पैरालंपिक गेम्स के बारे में आपको कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ये हैं, जैसे शीतल देवी के बारे में ध्यान रखना। शीतल देवी और राकेश कुमार, इन्होंने ये जो 2024 का पेरिस ओलंपिक है, जैसे इन्होंने दोनों ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस में? मिक्स टीम कंपाउंड ओपन आर्करी में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और देखो, शीतल देवी इंडिया की यंगेस्ट गोल्ड मेडल जीतने वाली बन जाती हैं किस में? तीरंदाजी में। वर्ल्ड फर्स्ट पैर से तीरंदाजी करने वाली दुनिया की पहली महिला, देखो ये गलत लिख गया, पैर से, और ये तीरंदाजी किससे करती हैं? पैर से करती हैं, ठीक है, शीतल देवी। और ये 17 की एज में यहाँ पर बन जाती हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो यहाँ पर कंप्लीट ओलंपिक कवर हो गया, कंप्लीट पैरालंपिक कवर हो गया। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि यहाँ से बाहर आपके पेपर में सवाल नहीं पूछा जाएगा। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम हम अगले लेक्चर में करेंगे। हम 2 लेक्चर और करने वाले हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। एक स्पोर्ट्स का पार्ट 1 आएगा, एक स्पोर्ट्स का पार्ट 2 आएगा, जिसमें हमारे जो एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम रह गए वो देखेंगे। फिर क्रिकेट, फुटबॉल और जो अदर गेम्स होते हैं जहाँ से पेपर में सवाल बनते हैं, 2 पार्ट में हम वो कंप्लीट स्पोर्ट्स कवर कर लेंगे। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करना इस लेक्चर के बारे में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और सारी चीज़ें अपना ओवरव्यू ज़रूर देना कि ये लेक्चर के बारे में आपको ओवरऑल, अगर आप यहाँ तक लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि आपकी फीडबैक की मोटिवेशन देती है पूरी तरह से अच्छी तरीके से मेहनत करने के लिए।
अब हम बात कर लेते हैं कि इस लेक्चर की आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, आप हिंदी या इंग्लिश में पीडीएफ कैसे एक्सेस कर सकते हो। देखो, अर्जुन बैच 2.0 हमारा यूट्यूब पर है, कम्प्लीटली फ्री है। आपको हर एक क्लास फ्री में सिस्टमेटिकली यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। जैसे अभी हम स्टैटिक जीके कर रहे हैं, ऐसे ही आने वाले टाइम में और सब्जेक्ट भी कवर करने वाले हैं। अर्जुन बैच 2.0 में हम कंप्लीट जीके करेंगे। स्टैटिक जीके आएगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सभी सब्जेक्ट आएंगे। कंप्लीट साइंस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कंप्लीट करंट अफेयर करेंगे, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर करेंगे, कंप्लीट वोकेबलरी करेंगे। और आप एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हो या साथ में एसएससी के किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कंप्लीटली इस कंटेंट पे रिलाई कर सकते हो। कंप्लीटली इन पीडीएफ्स पे आप रिलाई कर सकते हो, इन क्लासेस पे आप रिलाई कर सकते हो। ये जो क्लासेस होने वाली हैं यूट्यूब पे फ्री हैं, आपको इसकी पीडीएफ के लिए पे करना होगा। पीडीएफ का इसका पेड ग्रुप है जहाँ पर हिंदी में अलग पीडीएफ अपलोड होती हैं, इंग्लिश में अलग होती हैं। जैसे ही क्लास होती है उसकी पीडीएफ अपलोड हो जाती है। सारी ही पीडीएफ आपको डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेंगी। आप मोबाइल से, लैपटॉप से पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट भी करा सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश में सेपरेटली आपको पीडीएफ मिलेंगी। स्टैटिक जीके के सभी लेक्चर्स की जो आप अभी हम करने वाले हैं, जो हमारे लेक्चर्स रह गए हैं, सभी लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिलेंगी। आने वाले टाइम में जो हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस करने वाले हैं उसकी पीडीएफ मिलेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ मिलेगी। करंट अफेयर की जो क्लासेस होने वाली हैं उनकी पीडीएफ मिलेगी। इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी। वोकेबलरी की क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी। और मैथ और रीजनिंग ये कम्प्लीटली हम एमटीएस के लिए करेंगे तो इसकी भी पीडीएफ मिलेगी। कहने का मतलब है लगभग 300 प्लस आपके लेक्चर्स होने वाले हैं, वन शॉट होने वाले हैं। एक लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको 1 रुपये से भी कम में पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है मात्र 300 रुपये है पीडीएफ की, जिसमें कि आपको सेम लेक्चर की पीडीएफ हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग मिलेगी। आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो इंग्लिश में पढ़ सकते हो। और बाद में जब एग्जाम पास में आएगा, कुछ और नया कराया जाएगा अर्जुन बैच 2.0 में, तो उसकी पीडीएफ भी इसी ग्रुप में आपको मिल जाएगी। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। ये व्हाट्सएप नंबर है 9259699564। इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हमारी टीम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप बोल सकते हो कि आपको अर्जुन बैच 2.0 पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना है। आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिलने में लग सकते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना। आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस पर आप पेमेंट कर 299 का स्क्रीनशॉट भेज देना। आफ्टर पेमेंट विद इन 24 आवर्स आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये ग्रुप की वैलिडिटी जब तक आपका एमटीएस 2026 का फाइनल एग्जाम हो जाएगा तब तक आपकी रहेगी। तब तक सीजीएल भी हो गया होगा, सीएचएसएल भी हो गया होगा। या आप ऐसे मान सकते हो, देखो दिसंबर 2026 तक तो इसकी रहने ही वाली है, या एसएससी के 2026 के सभी एग्जाम जब तक नहीं हो जाते जब तक ये ग्रुप की वैलिडिटी रहने वाली है। तो अगर आप पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाद बाकी का एक बार लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस लेक्चर का फीडबैक शेयर नहीं किया है कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ इस लेक्चर का फीडबैक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ध्यान रखिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।